आज का दंगल 2024 के चुनाव में नतीजों से पहले अनुमान पर मचे घमासान को लेकर है। देश के दर्जन भर से ज्यादा मीडिया प्रतिष्ठानों ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाते हुए एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल के नतीजे में एनडीए 400 पार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 सीटें भी मिलती नहीं नजर आ रही। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन बौखलाया हुआ है। पहले तो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि दल वोटों की गिनती से पहले चुनाव आयोग के सामने कुछ मांगे लेकर गया था। फिर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरेआम आरोप लगाया कि सरकार ने देश के 150 जिलाधिकारियों, कलेक्टरों को फोन किया है और धमका रही है। कांग्रेस की ओर से इतने बड़े आरोप के बाद आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजे से पहले विपक्ष की ओर से रखी गई मांगों पर अपना बयान दिया है और कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सबूत भी मांगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर लगाए आरोपों के समर्थन में सबूत देने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि आज ही शाम 7 बजे तक सबूत मुहैया कराएं, वरना आयोग अगली कार्रवाई करेगा, क्योंकि कल गिनती है। और जयराम रमेश ने सरकार पर सवाल उठाकर पूरी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर ही चुनाव आयोग के जरिए सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तमाम सियासी आरोप लगाते हुए एग्जिट पोल के अनुमानों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी गठबंधन दल के नेता एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर विपक्षी दल पक्षपाती चुनाव का भ्रम फैला रहे हैं? क्या अनुमानों में हार का संकेत पाकर विपक्षी दलों की ओर से हार का ठीकरा फोड़ने के बहाने तलाशे जाने लगे हैं? और क्या विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के सामने रखी गई मांगों पर, खासकर पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ही सार्वजनिक हो जानी चाहिए? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले आज दिन भर इस मुद्दे को लेकर सियासत कैसे गर्म रही उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जॉइंट डायरेक्टर 10 टीवी चैनल, 10 एग्जिट पोल, 10 एजेंसियां, एक नतीजा। एनडीए की सरकार, विपक्ष करेगा फिर इंतजार। नतीजे से पहले सब तैयार, आयोग की तैयारी, बीजेपी की तैयारी, विपक्ष की तैयारी। हिंदुस्तान की सत्ता के अगले जनादेश का अनुमान क्या आया, सबकी तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ आयोग सबसे बड़े इम्तिहान का नतीजा बताने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ जीत का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। तीसरी तरफ विपक्ष नतीजों को नकारने की तैयारी करता नजर आ रहा है और तैयारी भी ऐसी कि सरकार पर वार करते करते चुनाव आयोग की कार्यशैली तक पर सवाल उठाने लगा। नतीजों से एक दिन पहले ही सजग विपक्षी दलों का प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग के सामने जाकर मांग कर आया कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले की जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान किया जाए और हर राउंड की गिनती के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताया जाए। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जाए। पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। Postal ballot counting will start first. So on all centers in the country it will start first. शको शुबह में डूबे विपक्ष की चुनाव आयोग के सामने नई मांगों का ऐसा सियासी असर हुआ कि चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करने आ पहुंचा। सब पारदर्शिता से काम होगा और हमने ये भी कहा है। 64 करोड़ मतदाता, 1 करोड़ 65 लाख मतदान कर्मियों, 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर सफल चुनाव के इस महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए देश का आभार जताते हुए चुनाव आयोग ने अपनी चुनौतियां और अपना दर्द भी बयां किया। एक छुपा हुआ 5वां एमबी था जो मुझे पता नहीं था। मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां एम था। झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं, मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। आयोग ने कहा कि चुनाव के पहले से ही ऐसे नैरेटिव गढ़े जाने लगे थे, जिसमें चुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया गया। आयोग को हलफनामा देना पड़ा। चुनाव शुरू होने को हुआ तो 4 दिन पहले पिछले साल का ईवीएम का केस उछाला गया, उसका जवाब दिया गया। चुनाव होने लगा तो वोटर टर्नआउट का सवाल उठा दिया गया और चुनाव संपन्न हो गया तो कभी अफवाह उड़ाई गई कि मतगणना केंद्र में राजनीतिक दलों के एजेंटों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो कभी कहा गया कि सरकार ने 150 जिलाधिकारियों को फोन किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया कि सरकार ने जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया है। फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए
और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे, हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ, लेकिन अपने में ही हो गया। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया, व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। विपक्षी गठबंधन दल के नेता चुनाव नतीजों की गिनती होने तक ये मानने को तैयार नहीं कि देश का जनादेश उनके खिलाफ हो सकता है। इसलिए एक तरफ वो नतीजों तक हौसला हाई रखना चाहते हैं, दूसरी ओर पहले से ही सत्ता, सरकार और एजेंसियों से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। We are very hopeful that our results are the exit poll. कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे। हालांकि आज की रात आखिरी है। आज की रात भारी भी है, क्योंकि अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो देश भर के मतगणना केंद्रों पर ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा और फिर दुनिया के सामने होगा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो फैसला जो नव भारत को विकसित भारत में बदलने की बुनियाद डालेगा। आज तक ब्यूरो। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मानने को तैयार नहीं है। 295 के आंकड़े के साथ वो बैठा हुआ है। ऐसे में कल जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो किसके हक में जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर साहब, आप लोकसभा के सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका कक्कड़ जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। संजय कुमार जी कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के। और एक एक करके मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके पहले शाजिया जी तक हमारी आवाज पहुंचे, कुछ अभी तक आवाज उन तक नहीं जा रही है। आशुतोष जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो जितने भी सवाल आप लोगों की ओर से पूछे गए थे कि ईवीएम में ऐसा हो, वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाए, ये हो वो, आज चुनाव आयोग ने कह दिया भैया सब होता है और सब कुछ होगा, तो इसके जरिए कम से कम एक पारदर्शिता की उम्मीद की जाए। आप लोगों के ज़हन में जो सवाल है उन तमाम सवालों का जवाब देने को चुनाव आयोग तैयार है और वैसा वैसा किया जाएगा। अब तो कोई शको शुबा नहीं रहेगा ना आशुतोष वर्मा जी? और चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि शक की बीमारी जिसको हो जाए, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप। चित्रा जी, देखिए 18वीं लोकसभा के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व खत्म हो गया है और कल उसकी मतगणना आनी है। मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले 10 वर्षों ने इस देश में चंडीगढ़ में हो रहा जो अपराध हुआ है, जो लोकतंत्र का चीरहरण है, वो आप सब ने टीवी चैनल पे देखा। अगर वैसी चीजें हो रही हैं तो विपक्ष होने के नाते और मजबूत विपक्ष होने के नाते सवाल उठाना हमारा जायज हक है और हम उठाएंगे, संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग इसको एड्रेस करता है, इसमें इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हम सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों से, सभी चुनाव आयोग से हम खाली यही करते हैं कि स्पष्ट तरीके से, पारदर्शिता तरीके से चुनाव की गिनती हो और कहीं भी ऐसा ना प्रतीत हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकारी दबाव में हो। इतना हम जरूर चाहते हैं। अब जरा ये कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कहा गया है कि जिलाधिकारियों को फोन करके सरकार धमका रही है, ये हमारे पक्ष में निर्णय आने चाहिए, उसका सबूत दीजिए। शाम 7 बजे तक का समय दिया है चुनाव आयोग ने कि लाके सबूत दिखाइए कि सरकार ने किन किन जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाया है इस बाबत। आशुतोष जी, नहीं, देखिए, ये वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उन्होंने दिया है, वो उसका वो अपना देंगे, उसमें मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारी पार्टी का ये ऐसा वो आया नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि चाहे अखिलेश यादव जी ने अपना स्टेटमेंट दिया हो, चाहे रामगोपाल यादव जी ने, सभी ने एक ही चीज कही कि पारदर्शिता दिखनी चाहिए और दिखती जो आदमी पारदर्शिता कर रहा है उसको दिखनी भी चाहिए वो पारदर्शिता कर रहा है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बार चित्रा जी पूरी कर लूं,
कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव पूरे देश में द्विपक्षीय चुनाव हुआ, और जब द्विपक्षीय चुनाव होता है तो एरर ऑफ मार्जिन होने के चांसेस कम होने चाहिए। कहीं भी तरीके से जब वोट दो पार्ट में फटता है तो दूसरी मेजोरिटी भी लगभग उसके बराबर होती है। वो चाहते हैं कि जो हमारा मताधिकार है, जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो स्पष्ट रूप से ईवीएम में जाना चाहिए और उसकी गिनती वही होनी चाहिए। शाहजेल बस इतना सा सुझाव है। आते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने सक्रिय हैं, एक दिन में 7-8 8 बैठकें उनकी ओर से की जा रही हैं, 100 दिनों का रोड मैप तय किया जा रहा है, ये काम करेंगे वो काम करेंगे। अब विपक्षी दलों को लगेगा ना कि नतीजे तो आए नहीं, पहले से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है 100 दिनों का, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो यकीनन दूसरे खेमे में कई सवालों को जन्म दे रहा है शाहजेल में जी। और इसके बावजूद दूसरी तरफ का खेमा मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो सही साबित होंगे। उनका यह कहना है 295 सीटें इंडिया गठबंधन को आने वाली हैं, पारदर्शी तरीके से काउंटिंग की जाए। शाहजेल जी। चित्रा जी नमस्कार, आदाब आपको भी, आपके दर्शकों को भी और आपके बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इतने गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं जयराम रमेश जी की तरफ से, तो सिर्फ इसलिए कि वो शिकस्त के बिल्कुल करीब हैं और एक बहुत ही करारी हार का सामना उनको बहुत ही जल्द करना पड़ेगा। क्या इसके चलते वो हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ा सकते हैं? क्या इस तरह के गंभीर आक्षेप को लगा सकते हैं इलेक्शन कमीशन पर? और क्या सीधे तरीके से वो झूठ बोल सकते हैं और कह सकते हैं और इल्जाम लगाएंगे हमारे गृह मंत्री पर कि इन्होंने 150 डीएम्स को फोन किया है, कलेक्टरों को फोन किया है और बेजा इस्तेमाल किया है अपने पावर का? आपको लगता नहीं है जरूरी है, अगर पारदर्शिता की आप कर रही हैं और बाकी सब कर रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं है सबको जानना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेकिन देश के हर एक नागरिक को, कि कौन से वो लोग हैं 150 जिलाधिकारी, डीएम, गृह मंत्री ने कब फोन किया, कैसे फोन किया, ये सारी जानकारी जयराम रमेश के पास कैसे आई? जयराम रमेश इसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 7 बजे का वक्त है, 1 घंटा रह गया है बस, और आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो इल्जाम लगाएंगे हमारे देश की जमहूरियत पर, सारी प्रक्रियाओं पर? तो आपको लगता है कि हम लोग इसको जाने देंगे? और मुझे लगता है कि इससे पहले कि वोटिंग शुरू हो, काउंटिंग शुरू हो, उससे पहले इसका जवाब दिया जाए यकीनन। और हम बचने नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने ये शूट एंड स्कूट जो आपकी पॉलिसी है, जो आप हमारे देश में सबको भ्रमित कर रहे हैं, खुद भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं और पूरे देशवासी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी मतगणना करने में और हमारे इलेक्शन कमीशन में किसी तरह की खामी है, कोई फाउल प्ले है, किसी तरह की गलत प्रथा शुरुआत हो रही है, कि जो हमारे डीएम्स हैं वो इस तरह से बाकायदा रिगिंग का काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत, इससे ज्यादा संगीन इल्जाम हो नहीं सकता। अब उनसे सबूत तो मुझे लगता है उम्मीद है कि वो शाम 7 बजे तक बात सबूत करें मुहैया करा देंगे, क्योंकि यकीनन ये आरोप गंभीर हैं। मलूक साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके पहले प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आते हुए, दिल्ली में आप दोनों एक साथ मिलकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन, ठीक है शाहजेल जी आ रही हूं। प्रियंका जी, मेरा ये सीधा सा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है, इतनी बड़ी तादाद में मतदाता लाइनों में खड़े होकर गर्मियों में भी कतारों में लगकर उन्होंने मतदान किया, कुछ ने आम आदमी पार्टी के लिए किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए किया होगा। अब जब नतीजों की घड़ी है, उसके ठीक पहले इस तरह के सवाल खड़े करना कि सरकार फोन करके डीएम को धमका रही है, आजकल का जमाना सोशल मीडिया कॉल रिकॉर्डिंग का है प्रियंका कक्कड़ जी, और अरविंद केजरीवाल ने यह जगह कहा था कोई भी अगर घूस मांगे तो कॉल रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके हमको दे देना। आपको लग रहा है कि इस तरह के इल्जाम लगाकर अब जब एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के फेवर में नहीं है तो इस प्रक्रिया पर इतने बड़े सवाल खड़े किए जाने चाहिए? क्या यह गलत नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी? सभी को नमस्ते चित्रा जी, 2-3 सवाल उठा दिया आपने। पहले तो ये भी गलत है कि इतनी भारी गर्मी में, जहां पे हमने पढ़ा कि कितने सारे अफसर ही उनकी डेथ हो गई, 12 अफसरों का मैंने पढ़ा उनकी डेथ हो गई इतनी भारी गर्मी में, जो जिनकी पोलिंग ड्यूटी लगी थी। तो इतनी गर्मी में चुनाव कराया ही इसलिए किया ताकि लोग बाहर निकले ही ना, क्योंकि भाजपा की हार। प्रियंका जी, बड़ा सवाल है, एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और किसी एक चैनल की ओर से नहीं, तमाम चैनलों की ओर से एक जैसे ही आंकड़े दिए जा रहे हैं।
2019 2014 के उसी तरह के आंकड़े थे। प्रियंका जी, हम लोगों ने ही पंजाब में जब आपको 92 सीटें एग्जिट पोल में दी थी तब तो आप बड़ी खुश नजर आ रही थी। अब जब लोकसभा के रिजल्ट बताए जा रहे हैं बीजेपी एनडीए के फेवर में, तो उसको लेकर ईवीएम पर ही पहले ही सवाल खड़े कर दो कि वहां पर पारदर्शिता नहीं है। ये ठीक नहीं है प्रियंका जी। लोगों के मन में क्यों इस तरह का भ्रम पैदा करना कि वो कतारों में खड़े होकर अपने वोट का इंतजार करते रहें और जब रिजल्ट निकले तो हम बता दें कि नहीं भैया वहां पर तो सांठगांठ है। चित्रा जी, मुझे जितना आपने क्वेश्चन पूछा उतना ही समय दीजिएगा। पहली जो आपने मेरी बात का खंडन किया वो गलत है, क्योंकि इस बार आप चेक कर लीजिए, सारे गर्मियों के सारी हीट वेव रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पूरे देश में हमारे। पहली चीज। दूसरी चीज चित्रा जी, एग्जिट पोल्स जो 1 जून को थे, कितने ही चैनल्स, वो मैं नाम नहीं लूंगी, कितने ही चैनल्स उन्होंने 50 पॉइंट्स कम करके 50 सीटें कम करके 3 जून को फिर से वो एग्जिट पोल रिलीज किए। ऐसा भी हुआ है। आपने एग्जिट पोल की बात की तो संदेह क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि आपके एग्जिट पोल्स उत्तराखंड में जहां सिर्फ 5 सीटें हैं वहां 6 सीटों पे भाजपा को जिता रहे हैं। आपके एग्जिट पोल्स पे कैसे विश्वास पैदा होगा? मैं बता देती हूँ, एग्जिट पोल जहां पे हिमाचल देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब हम टाइप कर रहे होते हैं कोई चीजें, जल्दी जल्दी आंकड़ा आता है और उसको दिखाया जाता है। कुछ ऐसे फ्रेम है जिसको लेकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लोग टाइप करने के लिए बैठे होते हैं, कई बार वहां पर एरर हो जाता है, उसको तुरंत दुरुस्त किया जाता है, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप लोग फैलाने लगेंगे। आपने उत्तराखंड की बात की, हम बता रहे हैं उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, पिछले 2 बार से बीजेपी के पास में थी। मैं भ्रम नहीं फैलाते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं प्रियंका कक्कड़ जी। अब कोई एरर कर दे, गलती से हो जाए, उसको हम बता दें कि नहीं आज तक की 5 से 6 सीटें बता रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना प्रियंका जी, ये तो ठीक नहीं है। चित्रा जी, आप किसी और से ले लीजिए बयान, क्योंकि मैं 2 बार बोलने की कोशिश की, आपने मुझसे ज्यादा बोला, मुझे बोलने तो दे नहीं रहे आप किसी और से बात कर लीजिए। बोलिए। नहीं बोलूंगी, बोलिए। नहीं, 2 बार हो गया चित्रा जी, 2 बार हो गया। आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते। आप बिल्कुल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन जाते हो। एक सेकंड, आप मेरी बात कक्कड़ जी, मैं आज तक के एग्जिट पोल के साथ ही रहूंगी। यहाँ पर ये आरोप लगाना कि बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन ये कहना बहुत आसान होता है। प्रियंका जी, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप गलत बोलेंगी तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दुरुस्त करूं। आपने आज तक पर सवाल खड़े किए हैं प्रियंका जी, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं दर्शकों को कि अगर आप हमारे चैनल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं उसको दूर करूंगी। और इस वजह से मैंने बताया, अगर कहीं एक जगह कोई आंकड़ा गलत आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा चैनल उसके साथ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो टाइप कर रहे थे उनके टाइप में एरर हो गया, उसको हमने तत्काल दुरुस्त किया। प्रियंका कक्कड़ जी, अब अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए, उसके बाद मलूक नागर के पास में जाऊंगी। इतना उदास होने की और इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी। 12-24 घंटे में सारे आंकड़े देश के सामने होंगे, प्लीज सुनिए। हाँ बोलिए। सुनिए, आपने फिर गलत कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आज तक का कोई अपमान नहीं किया। आपने झूठ बोला। ये दूसरा, आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि टाइपो एरर हो गया, अपनी बारी आप टाइपो एरर करके भाग रहे हो। सुनिए, मेरे पास यहाँ पे 10 आंकड़े हैं, पर आप मुझे मेरी बात ही नहीं खत्म करने दे रहे। तो अब मैं इलेक्शन कमीशन पे आ जाती हूँ, उस पे सुन लीजिए। आपका आंकड़ा, कल का आंकड़ा आपने जो एक्सेस माई इंडिया पोल का दिखाया, उसमें 361 से 400 कुछ आ रही है ना, 4 जून को पता चल जाएगा। सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे। रूल 54A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 कहता है कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग आएगी वो पहले खत्म करनी होगी ईवीएम के काउंट से। ये रूल है। ये इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकता कि वो रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें हम भ्रम नहीं फैला रहे। आप लोग मिलकर एक पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको 2014 की या 2019 की वेव दिखी कहीं? आपको क्या नहीं पता कि आरएसएस और बीजेपी में कितना बड़ा झगड़ा है इस टाइम? आरएसएस सपोर्ट नहीं कर रहा बीजेपी को। आप 2019 के भी ऊपर का आंकड़ा दिखा रहे। आपके आंकड़ों पे विश्वास कौन करेगा? आपने शायद, हो सकता है इसलिए किया, आपसे मेरा मतलब भाजपा है, हो सकता है इसने इसलिए किया हो, भाजपा ने ये आंकड़े, क्योंकि आज शेयर मार्केट इतनी बड़ी हुई है। हो सकता है इनके कॉर्पोरेट मित्रों, जिनको इन्होंने 15 लाख करोड़ वेव ऑफ कर दिया था, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा सैटरडे को, मंडे को मार्केट इन आंकड़ों के बाद बढ़ गई, अब पैसा निकाल लेंगे वो वोटिंग से पहले, उनका पैसा बन गया। आप में ठन गोपाल। हाँ, सुनिए ना शाजिया जी, भावनाओं से बनी है। शाजिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली।
बोल लेने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्रियंका कक्कड़ जी की। शाहज़ेब जी मैं आ रही हूँ, मलूक साहब एक भी बार नहीं बोले हैं, वो सांसद साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शाहज़ेब जी, एक बार प्रियंका जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए बोलिए। तो चित्रा जी, मैं ना उदास हुई, ना मैं दुखी हुई, चाहे आप मुझे टोकिए चाहे साजिया इल्मी मुझे टोके। सच ये है कि रूल 54A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 कहता है कि बैलेट पेपर की वोटिंग की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले समाप्त होगी। ये रूल कैसे इलेक्शन कमीशन चेंज कर रहा है? इसमें हम क्या भ्रम फैला रहे हैं? अब आपको मानना ही नहीं रूल लॉ, वो बात ही अलग है। ये लोग हैं चंडीगढ़ वाले जो चंडीगढ़ में वोट चोरी करते हैं, इनकी हालत कैसी है? सूरत में 16 प्रत्याशियों को बिठा दिया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिन्होंने अखबारों में खबरें छापी, बताया कि एक आदमी कह रहा है मुझे मेरी बेटियों का भय था, एक आदमी कुछ कह रहा है, कैसे उसको भाजपा की गुजरात पुलिस ने बिठा दिया। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इनफैक्ट आज एक बहुत हिम्मत वाली पत्रकार ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि अगर किसी प्रत्याशी को बिठा दिया जाए आप कुछ ऐसा करेंगे? इलेक्शन कमीशन गोलमोल बात घुमा गया, राजीव कुमार जी गोलमोल बात घुमा गए। सबको पता नहीं है कि सूरत में क्या हुआ, क्या एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन में। हम कैसे भ्रम फैला रहे हैं? भ्रम आप लोग फैला रहे हैं जब आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते और उनकी बात को सत्य मान लेते हैं। भ्रम आप लोग फैला रहे हैं जब आप सामने नहीं देख रहे, जो साफ साफ दिख रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी से हाथ साफ कर लिए। आपको नहीं दिख रहा क्या वेव किसी को दिखी 2014 वाली, 19 वाली? ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है और उसमें आप सबका सहयोग है। अब ये इस बार कोई वेव नहीं थी, हर कोई मोदी जी से मुक्ति चाहता है। ठीक है, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कल सुबह से जब आंकड़े सामने आएंगे हम देश तक पहुंचाएंगे। ये पक्ष विपक्ष के झगड़े में नहीं उलझते हुए, सबकी बातों का सम्मान करते हुए जनता जनार्दन होती है जिसके पक्ष में फैसला करेगी, वही हम बताएंगे कल सुबह से। अब मैं आ जाती हूँ मलूक नागर साहब। प्रियंका कक्कड़ जी कह रही है जो माहौल बनाया जा रहा है इसमें कतई सच्चाई नहीं है, और वो कह रही है कि बिल्कुल दिखाई नहीं 2019-2014 वाला वेव, आप लोग झूठ मूठ की इस तरह की बातें फैला रहे हैं। और वो चुनाव आयोग की भी बातें कह रहे हैं कि ये तो नियम ही है, चुनाव आयोग को फॉलो करना होगा। मैं चाहूंगी वो नियम भी आप चला दें जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए हैं और जो जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया उसको स्क्रीन पर दिखाई भी। मलूक साहब जवाब दीजिए आप। जी, एक तो चित्रा जी मेरे हिसाब से मैं अपने जो हमारे एनडीए पार्टनर बैठी हैं इल्मी जी, उनसे कहूंगा कि कोई भी आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 दिन पहले कहते हैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जाएगा, अगले दिन कहते हैं कांग्रेस का प्रवक्ता जाएगा, आज तीसरे दिन कांग्रेस का प्रवक्ता गायब है। कोई भी इल्मी जी इनमें से लड़ने की कोशिश करे, गुस्सा करने की कोशिश करे तो प्लीज मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं अपने आप को भी संभालूंगा कि इनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद इनकी पूरी पोल पट्टी खुलेगी। जितना भी इन्होंने कुछ का कुछ बोला, इतनी सीट आएंगी, सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितनी भी अफवाह फैलाई, जितनी भी झूठ बोली। जहां तक चुनाव आयोग की बात है चित्रा जी, मैं इसमें डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं, हमने बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन किया है। तो मेरे हिसाब से कई महीनों का अध्ययन है जो पूरा डीपली और डिटेल में इसमें जाएंगे तो, पर एक सीधा सीधा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो चुनाव आयोग को डायरेक्शंस इस चुनाव से संबंधित दी गई थी उसकी वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी नहीं कर सकता। अगर उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो भारत देश के संविधान के अनुसार देश की संसद की संसदीय परंपराओं में हम लोगों ने जो नियम और कानून बनाए हैं, उन नियम और कानून को लागू करके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मेरे हिसाब से उसके खिलाफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए, कोई भी जाएगा नहीं। लेकिन जो अभी भी मुझे तो झटका लगता है कि जो 4-5-7 घंटे रह रहे हैं उसमें भी ये लोग कि साहब अभी तो गिनती में ये होगा, हमारी 295 में आएंगी, सरकार हमारी बनेगी। तो चित्रा जी आपको भी काफी गुस्सा दिलाने की कोशिश करी। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब 5-7 घंटे के बाद विदाई होनी है और सारा का सारा रिजल्ट उल्टे होने हैं और इनको पूरा पता लग गया है तो भूमिका तो बनाएंगे ही और लड़ने की कोशिश भी करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश भी करेंगे। आपके प्रवक्ता के द्वारा चित्रा जी पर भी और ये अपने टेलीविजन पे भी आज तक के ऊपर भी आरोप भी लगाएंगे। मेरे हिसाब से इन सबको साइड में रखना चाहिए, केवल एक ही चीज देखनी चाहिए, अगर
इनको अब ये सोचना चाहिए, जहां तक पिछले 20 साल से अगर किसी प्रदेश के एमएलओ के एग्जिट पोल आए या देश के एमपी के एग्जिट पोल आए, उनमें वेरिएशन तीन चार बस खत्म कर रहा हूं तीन, देखिए इन्होंने तो आपने इतना टाइम दिया, 3-4-5% वेरिएशन हो सकता है, कम या ज्यादा, लेकिन जब सरकार पूरी तरह साफ बन गई है, इनको अपने गिरेबान 100 कोल्ड इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस, ठीक है, इनको गिरेबान में झांकना चाहिए, कौन से मुद्दे थे देश के जो नहीं उठाए, और अब इनको आत्ममंथन करके क्या क्या करना चाहिए। देखिए अब बीजेपी आरएलडी क्या दावा कर रहे हैं, विपक्ष क्या आरोप लगा रहे हैं, उस पर नहीं जाते हुए आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, उसके साथ मैं यहाँ पर कायम हूँ। प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं फौरन बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, शाहजेद जी आपके पास आ रही हूँ जी, बोलिए प्रियंका जी। जो मेरे से पहले सर ने बात की, बीजेपी के वोटर जो होते हैं उतने ही लाउड होते हैं, उतने ही लाउड होते हैं, ऐसे ही बीच में टोकते हैं। इस बार ये सब चुप थे, एग्जिट पोल के बाद इनकी आवाजें निकल रही हैं। ये सब लाउड, ये इतना ही लाउड होते हैं, बीच में टोकते हैं, चीटिंग करते हैं, चंडीगढ़ करते हैं, सूरत करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे लाउड होते हैं। कोई इस बार लाउड नहीं था, सब साइलेंट वोट पड़ा है। साइलेंट वोटर भाजपा का नहीं होता है, बोलिए शाहजेद जी। उनके जैसे होते हैं, सर के जैसे जो पहले बोल रहे थे जी। देखिए चित्रा जी एक माहौल बनाया जा रहा है, जाहिर है शिकस्त के बहुत करीब हैं, रुदाली गैंग बैठ गया है, कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है, आईने पर बहुत पोंछने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि साबुन लेकर मुंह को ही धोना पड़ेगा, और साबुन की जरूरत है, बहुत ढेर सारा मात्रा में लें, मुंह धोएं अपना, तो पता चलेगा हकीकत क्या है। इनको धरातल की कोई भी ना तो कदर है ना कोई ज्ञान है। जाहिर सी बातें इतने मुगालते में हैं, भ्रमित औरों को कर रहे हैं, खुद भी भ्रमित हैं, और इसलिए आप देखिए किस तरह से तैयारी हो रही है मतगणना को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, पहले ईवीएम को लेकर, अदालती कार्रवाइयों को लेकर, और किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे कोई, देखिए आप माहौल बनाइए, रुदाली गैंग को बुला लीजिए, रोना पीटना शुरू कीजिए, लेकिन अगर मेरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, मेरे देश की जितने भी इदारे हैं और संस्थाओं पर, और जो मेहनत मशक्कत होती है हमारी जमहूरियत में, जिस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी का जो जश्न माना जाता है, पोलिंग प्रोसेस, वोटिंग, उसका अगर आप मजाक उड़ाएंगे और आक्षेप लगाएंगे, मुझे लगता है इसके लिए कोई भी चुप नहीं बैठेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर इस तरह की घिनौनी बातें होंगी और मेरे देश के खिलाफ उंगलियां उठाई जाएंगी और भद्दे कलंक लगाए जाएंगे कि क्योंकि हम हार रहे हैं, हम जीत सक नहीं रहे, तो हम स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी सब जला डालेंगे, कह देंगे ये भी गलत, वो भी गलत, अदालत भी गलत, डेमोक्रेसी भी गलत, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, इलेक्शन कोर्ट भी गलत, ये हम होने नहीं देंगे। आशुतोष जी, एक चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि नहीं आई हैं, उनको पूरा इतिहास नहीं पता है। इस देश में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाने वाला अगर कोई रहा है तो जनसंघ और भारतीय 9 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी एक मिनट सुनिए, पीछे जाइए तो इतिहास भी पढ़िए ना, उसको पढ़िए भी, आक्षेप ना लगाइए। पढ़िए 9 साल से भारतीय ठीक है, जनता सुन लीजिए पार्टी मेरी में बात, हूं मैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, इससे ज्ञानवर्धन ही होगा आपका। सबसे पहले जो जिसने उठाया था सवाल ईवीएम पे, वो कोई और नहीं, लालकृष्ण आडवाणी जी थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिट दायर की थी, वो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जो की। अरे भाई पूरी जीवीएल, शाहजेद जी आप फिर बात है, जब आप बोल रहे थे आप सुन रहे थे, शाहजेद जी की बात करेंगे, आडवाणी जी की बात शाहजेद जी, उनकी बात तो हो जाने ठीक है, मुझे पता है, बोलिएगा एक बार उनकी जब आपको जब आपको इतना ज्ञान है तो दूसरे को ज्ञान थोड़ा सा और ले लीजिए। मुझे लगता है कि हमारा क्यों कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि पहले भी चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, और चाहे 20% हो, अगर कहीं एग्जिट पोल नाकामयाब रहे हैं अपनी बातों को, वो एक साइंटिफिक मेथड है, मैं उसके मेथोडोलॉजी पे नहीं क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो संविधान में ये शक्ति विपक्ष को दी गई है कि वो उसमें उंगली उठाए। आपको 2004 का याद नहीं है क्या, जब लगातार 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, तो यही टेलीविजन चैनल्स, मैंने पिछले 2-3 दिन पहले चित्रा जी को बताया भी था, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को 350 से कम सीटें नहीं दे रहे थे, और नतीजा आया 138 सीटें आई। तो जब वहां सवाल उठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं उठ सकता है। 2021 में जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, लगभग सारे एग्जिट पोल ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 150 के ऊपर जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100 भी नहीं पहुंच पाई।
तो जब वहां सवाल उठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं उठता है? तो ये सवाल बेकार की बात में है। बात ये है कि हमारा क्यों कॉन्फिडेंस है। सवाल उठाइए, लेकिन ये तो बताइए मैडम पूरा हो जाने दीजिए। 150 मैडम पूरी बात ये तो बता दीजिए आप। हाँ, मेरी जवाब बात पूरी बात पूरी हो जाए फिर बोलेगा शाहजा जी। आप आशुतोष जी की बात पूरी हो जाए प्लीज आशुतोष। देखिए, मैं पहली बार से मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो चुनाव हुआ है, जो वाकई जो हिंदी बेल्ट का चुनाव हुआ है, वो द्विपक्षीय चुनाव पूरी तरीके से है। और जो एक बहुत बड़ी लहर जो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी 22 जनवरी के बाद से, उसके बाद कोई भी नेशनल नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं बना पाई। अब जो 400 पार का नारा है, जो फायरबैक किया है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के अंदर ये आया कि ये 400 क्यों चाहते हैं, क्या संविधान बदलने के लिए? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको हाँ बोला, अलग अलग जगह, चाहे हेगड़े जी हो चाहे और नेता हो, उन्होंने बोला हम बड़ा करना चाहते हैं। तो वो जो फीडबैक, जो फायरबैक हुआ है, उसकी वजह से जो दलितों का वोट स्प्लिट हुआ है, वो किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लिए आया है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है जमीन पे। और जब वो हमारे पास ताकत बढ़ रही है और हमारे पास लोग कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ हम खड़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे उनके लिए? हम हर जगह लड़ेंगे और जहां जहां हो सकता है लड़ेंगे, एक एक मत के लिए लड़ेंगे। इसमें सवाल आपको क्या परेशानी? कल आपको जीत आया थी, हम आपको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। बिल्कुल, हमको भी वोट दिया इसी जनता ने दिया है। सही कह रहे हैं हम बिल्कुल लड़ेंगे, आप बिल्कुल सही और उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो जब आप रोज सकती हैं रुदाली की तरीके से, लेकिन क्या जब भारतीय जनता पार्टी रोज चुकी है रुदाली के तरीके से, तो दूसरों पे कैसे आप आरोप लगाती हैं? आपको शब्दों का भी नहीं पता है, आपको इतिहास नहीं पता है, मतलब आप आरोप लगाने बैठ गई। ईवीएम को कभी ब्लेम किया है भाई साहब? मैडम पढ़िए, जाके भाजपा को पढ़िए, संघ को जानिए, तब उस पार्टी की प्रवक्ता बनिए। कभी नहीं किया। सबने पढ़ा है भाई साहब, सबने पढ़ा है। आप क्यों, आप बताइए, हिमाचल में आप जीतते हैं, तेलंगाना में आप जीतते हैं, उड़ीसा में जीतते हैं, आप नहीं, मतलब आपके पूरा सारे जो नॉन बीजेपी राज्यों की हम बात कर रहे हैं पार्टियों की, पंजाब में जीतते हैं, दिल्ली में जीतते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ईवीएम ठीक चल रहा होता है। इलेक्शन कमीशन अरे मैडम, हम नहीं कह रहे, हम तो ईवीएम का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है हार बहुत आप सुनी नहीं रही हो। तो इलेक्शन एक्चुअली परेशानी यही है कि ना आप पढ़ती हो ना सुनती हो किसी को। हमें सीखना चाहिए दूसरों से। आप जानते हैं, आप दिवंगत नेता अरुण जेटली को पढ़िए, आप जाके जीवीएल की किताब पढ़िए, आप लालकृष्ण आडवाणी को पढ़िए और तब प्रवक्ता बनिए जाके। आपका बना हुआ है, आप अभी भी राहुल गांधी के साथ हैं क्या? समाजवादी पार्टी अभी भी राहुल गांधी के साथ है क्या? आप जानते हैं, आपको इल्म है इस बात का? कुछ नहीं पता है कि नहीं है? कम से कम चलिए, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, आपस में तू मैं नहीं, एक चीज मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ईवीएम को लेकर जिसके भी पक्ष में आंकड़े नहीं जाते हैं, एक सेकंड में आ रही हूं आप लोगों के पास, जिसके पक्ष में आंकड़े नहीं जाते हैं वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। यह हमने अक्सर देखा है, जब से पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरला की पॉलिटिक्स में हुआ था और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों तक वो पहुंचने लगा, उसके बाद से लगातार हमने देखा। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भी यही बात है। पंजाब और दिल्ली के नतीजे जब हमने दिखाए थे कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़े को मानने को तैयार नहीं थी। वैसी स्थिति मौजूदा वक्त में है, जब लोकसभा के आंकड़े इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो वो एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल पूछे भी जाने चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। हमारा लोकतंत्र इसी से खूबसूरत होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मलूक नागर साहब, अब मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। अब जो सवाल मैंने शाहजा जी से पूछा था, पहले ही आप लोग इतने एक्शन में लग रहे हैं, अब खबर यह है कि आप भी लड्डू बनवा रहे हैं। अभी इंतजार तो कर लीजिए थोड़ा सा कि मतलब क्या रहेगा 4 तारीख का आंकड़ा। पहले ही इतनी तैयारी कर लेंगे तो विपक्षी वाले पूछेंगे ना कि इतनी तैयारी के पीछे क्या वजह है जो निकल कर आ रही है। मलूक साहब देखिए चित्रा जी, वास्तव में जो पिछले दिनों आशुतोष जी ठीक कह रहे हैं, मैं एसपी आरएलडी और बीएसपी से बना था, ये ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, ये लड़ नहीं रहे कम से कम। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि जो वास्तविकता तक जाकर तो इन्होंने अपना नुकसान कर लिया अखिलेश जी ने कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ चले गए। अगर ये सच पूछो तो वास्तविकता तक कांग्रेस का कोई लेना देना है ही नहीं, और ये काल्पनिक दुनिया में है और कंफ्यूजन की स्थिति में है। और अभी भी इनको ये लग रहा है
कि कल इनकी सरकार बनेगी, 295 इनकी आएगी, क्योंकि ये वास्तविकता पे थे ही नहीं। हम वास्तविकता पे थे, असलियत में गए हैं, नीचे तक गए हैं, लोगों को क्या चाहिए पूरी तरीके से, लोगों के लिए जो सरकारी नीतियां हैं, जो एजेंडा रहे हैं, और जो लोगों तक, नीचे किसानों तक, गरीबों तक चीजें, सरकार की सुविधाएं पहुंची हैं, या जो रैलियों में हमने अपनी भीड़ देखी है, या जो लोगों में जोश देखा है, या जो विपक्षी पार्टियों की रैलियों की खाली पड़ी हुई थी, बोल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बस, उससे इतना आत्मविश्वास है कि हमको पूरी तरह 100% आश्वस्त हैं कि जो टेलीविजन के आंकड़े आ रहे हैं वो सही हैं, और सरकार हमारी बन ही रही है। तो क्यों ना लड्डू बंटवाने की तैयारी करें, क्यों ना आगे काम कैसे होंगे उसकी तैयारी करें। प्रियंका जी जल्दी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान और एक निशान की बात कही थी, तो आप कहेंगे उनकी तैयारी पहले से कैसे थी? अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हैं मोदी जी की तैयारी भारत के लिए, इस पे कभी और बात कर लेंगे। प्रियंका कक्कड़ जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए 60 गांव थे हरियाणा में जिन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें दिल्ली कूच नहीं करने दिया, हम भाजपा को अपने गांव में नहीं कूच करने देंगे। किसानों की बात कर रहे थे, पंजाब में ये पैड नहीं रखवाए। किसानों की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई एमएसपी नहीं बढ़ाया। और देखिए संजय निषाद, इनके कैबिनेट मंत्री, उनकी तक कुटाई हो गई उत्तर प्रदेश में जब वो प्रचार करने निकले। ऐसी हालत थी इनकी, तभी इनको इतने मैन्युफैक्चर्ड एग्जिट पोल्स निकलवाने पड़े जिसमें 400 पार हरा है, 400 पार। इनको ये का पाकिस्तान से लेके आए सीटें, की कोरिया से लेके आए, कि कहां से लेके आए? यहाँ इंडिया में नहीं मिल रही इनको। यहाँ इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, ये भौचक्के रहने वाले, कल तक की बात है। और चलिए 12 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। कल जब नतीजे आएंगे तो किसके दावे में कितना दम दिखता है ये साफ हो जाएगा, लेकिन दोनों ही तरफ के दावों का सम्मान करते हुए दंगल में इसी के साथ बस इतना ही। लेकिन आपको याद दिला दे, कल सुबह 6 बजे से लगातार लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व संपन्न हुआ और अब बारी है नतीजों की। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक अंदाज में और सबसे सही आप देखने वाले हैं सुबह 6 बजे से लगातार आज तक पर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।